को हमारी आवाज आ रही हो तो मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पीके कनेक्ट ऐप पर आने के लिए। जैसा कि हमने कहा था कि 10:30 बजे हम आपके साथ मौजूद होंगे, बिल्कुल कहे हुए तय समय के अनुसार यहाँ पर आपके बीच मौजूद हैं। और कुछ ही क्षणों में बहुत जल्द ही प्रशांत किशोर भी आपके साथ मौजूद होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि पीके कनेक्ट ऐप के जरिए आप सभी साथी जो भी उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने सवाल भी और अपने सुझाव भी दोनों ही सामने रख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीके कनेक्ट ऐप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सब से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने माइक म्यूट रखें। जिनको जिनको सवाल पूछना है प्रशांत किशोर से, वो अपने जो माइक्स हैं उस समय में ऑन करेंगे। तो आपको एक बार बता दूं कि जो जन स्वराज पदयात्रा है वो लगातार जारी है और प्रशांत किशोर उस में से कुछ समय निकाल के आप सबसे भी बातचीत करेंगे, जहां पर आप अपने सवाल उनसे पूछ पाएंगे, अपने सुझाव भी रख पाएंगे, अपनी राय भी रख पाएंगे। लेकिन जो बिहार में जो इतना बड़ा जो एक तरीके से अभियान चल रहा है, जन स्वराज अभियान, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से वो आज के समय में प्रासंगिक है, सरसरी नजर डालते हैं ताकि आप भी समझ जाएं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और बिहार में जन स्वराज अभियान जो एक ऐतिहासिक अभियान बनता जा रहा है वो क्यों हो रहा है। विकास की जो धीमी रफ्तार है उसकी वजह से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया है। अभी बिहार में देश के सबसे ज्यादा, कहते हैं जैसे कि प्रशांत किशोर भी अपने हर भाषण में कहते हैं, अगर आप उनको सुनते होंगे, उनके भाषण सुनते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे तो आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा गरीब, भूखमरी, पलायन के शिकार लोग इसी राज्य में रहते हैं। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो भी बिहार में ही रहता है। तो ऐसे में जरूरी है कि इसमें बदलाव की कोशिशें की जाए, एक प्रयास किया जाए, न सिर्फ प्रयास बल्कि सार्थक प्रयास किया जाए ताकि बिहार को बदला जा सके। वहीं प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है आज भी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है। बिहार के ज्यादातर लोग इस स्थिति को समझते हैं, इसकी बेहतरी भी चाहते हैं। आप में से जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग भी इसकी बेहतरी चाहते हैं, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बैठे हैं। बिहार के सभी जागृत और प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिनको बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता है, उसे इस बात की उन्हें ये समझ है कि बिहार जिस रास्ते पर पिछले कुछ दशकों से चल रहा है उस पर चलकर इसे विकसित नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए जरूरत पड़ी एक नए विकल्प की, जिसे हम आज जन स्वराज कह रहे हैं। अगर बिहार को आने वाले 10 से 15 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होना है तो उसके लिए एक नई सोच और एक नए प्रयास की जरूरत है। आप सबसे अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी तय करें, न जन स्वराज के लिए न सिर्फ, बल्कि बिहार को बदलने के लिए। ये नई सोच और प्रयास किसी एक व्यक्ति या दल के बस की बात नहीं है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि सामूहिक प्रयास हम कर रहे हैं, इसलिए आपकी भागीदारी जरूरी है। प्रदेश के जो 13 करोड़ लोगों के 60 साल के पिछड़ेपन को कोई एक जो व्यक्ति है या फिर दल है वो दूर नहीं कर सकता है। इसके लिए ये जरूरी है कि नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बिहार के सही लोग मिलकर एक सही सोच के साथ बनाए और जिसके जरिए सामूहिक प्रयास से सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत भी हो। तो इस दिशा में जन स्वराज जो है वो सोच समझकर बनाई गई एक बड़ी और एक नई और साथ ही साथ एक विश्वसनीय पहल है। इसके जरिए बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को एक सही सोच के साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम लगातार कर रहे हैं, जिसे प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में इन सभी लोगों से जुड़ने, उनके सवालों के जवाब देने, उनके सुझावों को सुनने और जन स्वराज को बिहार के गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी लगातार किया जाता रहेगा। अब हम आपको ये बता दें कि जन स्वराज की जो 3 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं वो क्या है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अगर आप जन स्वराज को फॉलो कर रहे होंगे या फिर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, प्रशांत किशोर से आप जो है वो रूबरू होना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी बातें भी उनके सामने रखना चाहते हैं, तो आपको ये अंदाजा होगा कि प्रशांत किशोर जो एक प्रयास कर रहे हैं उसका जो अर्थ है वो क्या है। तो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो है वो जन स्वराज के 3 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। सही लोग यानी कि जमीन से जुड़े वो लोग जिनका वर्तमान और भविष्य बिहार की बदहाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है।
आप सब जो बिहार के हैं, चाहे फिलहाल वो बिहार से दूसरे प्रदेशों में रहते हो, किसी भी देश, किसी भी राज्य में रहते हो, लेकिन अगर वो बिहार से हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बदहाली और खुशहाली दोनों से ही वो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बिहार उनकी भूमि रही है। और आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि अगर बिहार बदलेगा, एक बड़ा बदलाव आएगा, तो वो लोग भी जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, वो बिहार वापस आने की जरूर सोचेंगे और आएंगे भी। तो जिनको समझ है बिहार के मुद्दों की, बिहार की परेशानियों की, और अपने स्तर से वो लोग बिहार को बदलने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे लोग हमसे जुड़ेंगे, सही लोगों की पहचान की जाएगी, समाज से उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा निकाल कर, और उसके बाद जो एक प्रयास है उसको एक रूप दिया जाएगा। और सही सोच, तो सही सोच जो हमारा जो अगला आधार स्तंभ है, उसके मायने क्या है, उस पर भी थोड़ी सी नजर डालती हूँ। बिहार का जो समग्र विकास है, उसका एकमात्र रास्ता सुराज है। सुराज मतलब कि गुड गवर्नेंस। तो सुराज के बारे में भी आप कई सारी बातें लगातार प्रशांत किशोर के मुंह से सुन रहे होंगे, लगातार वो समझा रहे हैं कि जन सुराज चीज क्या है, इस अभियान का नाम जन सुराज क्यों रखा गया है, इसका क्या मायने हैं, इसके क्या तात्पर्य है, ये सारी चीजें लगातार प्रशांत किशोर से आप सुनते आ रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जन सुराज, इसका मतलब कि जनता का सुराज, यानी कि गुड गवर्नेंस। ऐसा सुराज जो किसी व्यक्ति या दल का ना होकर जनता का हो, उसको कहते हैं जन सुराज। यानी कि गांधी जी की सोच से प्रेरित जन सुराज की इस परिकल्पना में सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे जनता के मानदंडों पर खरा उतरे। यह नीति निर्धारण और उसके क्रियान्वयन में समाज के अंतिम व्यक्ति की न सिर्फ चिंता करेगा, बल्कि उसमें उन्हें भागीदार भी बनाएगा। तो सही लोग, सही सोच मिलकर अब क्या करेंगे, तो सामूहिक प्रयास करेंगे। वो सामूहिक प्रयास कैसे होगा, इसके बारे में भी आपको एक नजर, सरसरी नजर में बताती हूँ। लोकतंत्र में राजनीतिक दल समाज की बेहतरी के लिए लोगों के सामूहिक प्रयास करने का जरिया होते हैं। वो कैसे होते हैं? जन सुराज की पहल में एक ऐसे राजनीतिक मंच की परिकल्पना है जो लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार बिहार को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का अवसर प्रदान करे। समाज के सही लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जा सके, उनको जोड़ा जा सके, जो लोग उनकी क्षमता के अनुसार बिहार को विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का अवसर भी प्रदान करें। इससे जुड़ने वाले लोग ही ये निर्णय करें कि एक नया राजनीतिक दल बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए। अगर बनाया जाए तो फिर उसका नाम क्या हो, उसका संविधान क्या हो, उस दल की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हो, और किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी मिले। सभी विषयों पर निर्णय का अधिकार किसी एक व्यक्ति का ना होकर, किसी परिवार का ना होकर, सभी लोगों का होगा। तो सामूहिक प्रयास हम कैसे हैं, कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रयास होगा जिसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी होगी। सही लोगों को सही सोच के साथ जोड़ा जाएगा। जो सही सोच के लोग समाज से निकलकर आगे आएंगे, बिहार को बदलने की कोशिश करने में अपना पहला कदम बढ़ाएंगे, उन सभी लोगों की कड़ी एक साथ जोड़ी जाएगी, और उनकी मदद से, उनके सामूहिक प्रयास से बिहार को एक नया रूप दिया जाएगा। बिहार को बदलने की जो कोशिश अभी की जा रही है, बिहार को बदलने का जो प्लान है, जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा सामूहिक प्रयास से। अभी तक आप समझ गए होंगे कि जन सुराज क्या है, क्यों है, किस लिए है, और प्रशांत किशोर ने जो बीड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी उठाई है बिहार को बदलने की, वो सिर्फ किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। उसमें जरूरी है कि सभी लोग आगे आए। जैसे कि आप सब भी उधर बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं, लगातार मैं बता रही हूँ आपको कि जन सुराज क्या है, उसके बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे यकीन है कि आप सब ये समझ रहे होंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस मंच पर आए हैं, तो आपकी भी जो एक भागीदारी है वो ये सुनिश्चित करेगी कि बिहार में जो ऐसे लोग हैं, वो और भी जो ज्यादा लोग हैं, वो जुड़े आपसे प्रेरित होकर और प्रशांत किशोर से प्रेरित होकर। जो कह सकते हैं एक जो हमारी भावना है बिहार को लेकर के, कि बिहार आगे आने समय में बदले, आगे आने वाले समय में और अग्रणी हो। और जैसे 50 साल पहले, यानी कि दशकों पहले जो बिहार की जो एक स्थिति थी देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो मजबूत स्थिति थी, उसको फिर से लौटाया जा सके। तो बिहार को बदलने और इसको देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था ही इस वक्त अब एकमात्र विकल्प है। ये आप तय मान लीजिए, ये आप सोच लीजिए कि अगर बिहार को बदलना है तो इसका एकमात्र जो विकल्प है वो राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलना है, जिसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा।
अपनी समझ और शक्ति और अपने संसाधन से कुछ योगदान करना होगा। तो जन स्वराज की जो परिकल्पना है, इसको जो है एक रूप देने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए और इसको धरातल पर उतारने के लिए जरूरी है कि आप सब, न एक दो शख्स नहीं बल्कि समाज, जो पूरा समाज जो चाहता है कि बिहार बदले, जो चाहता है कि उनके बच्चों बच्चों का भविष्य बदले, जो चाहता है कि उनके बच्चों को एक सेफ फ्यूचर मिले और उनके जो बच्चों का भविष्य वो यहीं पर संवरे, उन सबको जरूरी है कि बिहार का जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसमें वो जुड़े, बिहार के लिए जुड़े, अपने बच्चों के लिए जुड़े, खुद के लिए जुड़े, और जो इतने सालों की जो एक जड़ता है उसको खत्म किया जाए बिहार की राजनीति से। इसी के साथ साथ आप सभी साथियों को मैं ये भी बता दूं कि पद यात्रा क्या है और पद यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पद यात्रा के जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना। जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से पद यात्रा कर रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं। भितरवा आश्रम, गांधी आश्रम से उन्होंने पश्चिम चंपारण में शुरुआत की थी पद यात्रा की। 2 अक्टूबर के दिन बेहद खास दिन था, ऐतिहासिक दिन था। बिहार में इसका जो एक महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब 2 अक्टूबर का उसी दिन पद यात्रा शुरू हुई और तमाम लोगों ने अपार जन समर्थन दिया, अपार जन समर्थन। पटना से जब प्रशांत किशोर निकले तो तमाम लोग उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि अगले आने वाले 12 से 15 महीनों तक प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा करेंगे और उस पदयात्रा का यही मतलब है, यही तात्पर्य है, यही अर्थ और यही मकसद है कि जो लोग हैं समाज के, उनको जाकर वो व्यक्तिगत तौर पर मिले और सामने से देखें और जो बिहार की जो एक जमीनी स्थिति है वो उसको समझें। तो समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना। प्रशांत किशोर पदयात्रा के तहत गांव गांव जाते हैं, पंचायत दर पंचायत जाते हैं, अलग अलग प्रखंडों में घूमते हैं। अभी तक वो कई जो गांव है उनका दौरा कर चुके हैं और कई गांव में उन्होंने लोगों से बातचीत की है। तो कई प्रकार के लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, लोगों से आते हैं, मिलते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, अपनी मुश्किलों के बारे में जिक्र करते हैं। तो प्रशांत लगातार उन्हें सुनते हैं और न सिर्फ उन्हें सुनते हैं बल्कि जो समाज की जो एक समस्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। कि हम ये तो जानते हैं कि बिहार में समस्याएं हैं, लेकिन उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी ज्यादा वो समस्याएं अब जो है वो जड़ता हो चुकी हैं, जमा चुकी हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ लोग जो इस वक्त बने हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैं देख पा रही हूँ अपने स्क्रीन पे कि अलग अलग लोग हैं। सुभाष कुमार जी मौजूद है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीके कनेक्ट ऐप पर। इसके अलावा नयन कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नयन कुमार जी। प्रोमिला प्रकाश को मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ राशिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है पीके कनेक्ट ऐप पर जुड़ने के लिए। सानी अशुफ्ता जी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत। और बबलू कुमार पटेल हैं, आपकी स्क्रीन ऑफ है, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, मगर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमसे जोड़ने के लिए। सुभाष कुमार जी, अगर आप कुछ कहना चाहे, 2 शब्द। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको पता होगा कि 10:30 का हमने समय दिया था कि प्रशांत किशोर लाइव आने वाले हैं और उसको सुनकर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुभाष कुमार जी, क्या सोच रहे हैं, क्या सुझाव है आपके? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें अपने धन्यवाद, प्लेटफॉर्म धन्यवाद, देने के लिए। नमस्ते जी, और धन्यवाद। मेरा सवाल सर से यही है कि ये एकमात्र अभियान है और अभियान को ही देख करके कुछ राजनीतिक बार पलटवार होने अभी से शुरू हो गए। अभी तो सर ने कोई पार्टी नहीं बनाई, कोई दल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। 2 अक्टूबर से चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो इतना जो राजनीतिक पलटवार जो है प्रशांत किशोर जी के ऊपर क्यों हो रहा है? और जो भी वो कर रहे हैं बिहार के लिए, मुझे लगता है कि मैं 44 ईयर का हो गया हूँ। मैं इतने सालों में देख रहा हूँ कि बेहद जरूरी है कि जो सर तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो इतना जरूरी है कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत कम समय है। बस मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अभियान शुरू किया, सिर्फ एक अभियान है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर ये राजनीतिक बात पलटवार आपके ऊपर इतना वार क्यों हो रहा है? बस यही मेरा सवाल है सर से।
जी, बहुत जल्द प्रशांत किशोर हम सबके बीच होंगे और आपके सवालों का जवाब। जी, प्रशांत किशोर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीके कनेक्ट ऐप के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने कहा था कि 10:30 बजे आपकी मुलाकात होगी, और इस वक्त प्रशांत किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर होगा। पदयात्रा थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 20 मिनट की देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी आवाज, आप सबों की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अभी पश्चिम चंपारण के एक रिमोट ब्लॉक पतिलार में हूँ। हम लोग यहाँ पर पिछले 2 दिन से कैंप में हैं, क्योंकि दिवाली थी। तो सबसे पहले तो आप सबों को जो इस कार्यक्रम में, इस संवाद के हिस्सा हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और इसके साथ ही बिहार के संदर्भ में छठ का महापर्व, उसकी भी शुरुआत जहां तक मैं समझता हूँ कल से होनी है, लेकिन घरों में तो फेस्टिविटी अभी से शुरू हो जाती है। तो छठ की अग्रिम बधाई और शुभकामना। हम लोग की दिवाली पतिलार में मनी और छठ लौरिया यहाँ से कोई 30 किलोमीटर है। आज और कल हम लोग चलकर वहाँ पहुंचेंगे 3 दिन में। उसके बाद 35-40 किलोमीटर है, वहां पर पहुंचेंगे। देवराज का एक एरिया है लौरिया और नरकटियागंज के बीच में, वहां पर अगले 2 दिन रुकेंगे। आज और अगले 2 दिन तक। और उसके बाद छठ जो हम लोग का है वो लौरिया में मनेगा। मेरे जो अनुभव हैं अभी तक के 20-22 दिन पैदल चलने से, जो सीखने देखने को मिल रहा है, वो हम लोग अपने संवाद कार्यक्रमों में, जो सोशल मीडिया में जो कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं, अपनी बातचीत, अपने अनुभव जो लोग बता रहे हैं, जो लोग अपने अनुभवों को, अपने सुझावों को जो हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा होगा। आप में से जिनको वो जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आपको मेरा सुझाव होगा कि जन सुराज के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, ट्विटर या फेसबुक से, तो आप अपने आप को इस पूरे इस अभियान से जोड़े रख सकते हैं। आपको जानकारी हो सकती है कि इस अभियान में कब, कहाँ, क्या हो रहा है। इस ऐप के माध्यम से भी, जिसको हम लोगों ने कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही शुरू करा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि करीब 40,000 लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं इस पूरे अभियान के द्वारा, इस अभियान के साथ। तो ऐप सबसे बेहतर माध्यम है, लेकिन इसके अलावा भी आप ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से भी जन सुराज अभियान में क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है, क्या देख रहे हैं, इन चीजों को आप देख समझ सकते हैं, उससे जुड़े रह सकते हैं। अब हम लोग, चूंकि आज हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम देरी से शुरू किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो प्रश्न हैं लोगों के वो लें, ताकि उसका जवाब दिया जा सके। और लोगों के जो सुझाव और प्रश्न हैं उनका स्वागत है। इस वक्त सुभाष जी हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आप अपना सवाल पूछिए। सुभाष जी, आप अपना माइक एक बार अनम्यूट हाँ कर सर। लें और सर अनम्यूट करके प्रणाम। जी जी मैं अब आपको देख और सुन सकता हूँ, आप सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि आपने मात्र अभी अभियान एक शुरू किया है, पदयात्रा शुरू किया है। मैं आए दिन ये देख रहा हूँ कि मात्र अभियान और पदयात्रा के लेकर के राजनीतिक इतने बार पलटवार और कटाक्ष आपके ऊपर क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, उसकी कोई बहुत महत्ता नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपने विचार और अपने क्रियाकलापों के लिए स्वतंत्र है। वो उनकी जिम्मेवारी है वो क्या करते हैं। अभियान को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो मेरी समझ से इसलिए हैं, जैसा आप जानते हैं हम लोगों ने कोई दल तो बनाया नहीं है। दल अगर बनना है तो अभियान के आगे के चरणों में लोगों की अगर सबकी सहमति होगी तभी बनेगा।
लेकिन आज की परिस्थिति में तो कोई दल नहीं है। फिर भी अगर राजनीतिक दल या नेता टीका टिप्पणी करते हैं तो उसकी एक वजह ये समझ में आती है कि बिहार में राजनीतिक दलों को एक तरह से विकल्प के अभाव में फ्री का वोट लेने की आदत लग गई है। आपने देखा होगा ये जो दो ध्रुव हैं यहाँ, राजनीतिक ध्रुव हैं, एक एनडीए जिसको आप कह लें बीजेपी के साथ, और एक महागठबंधन जिसमें आरजेडी लीड पार्टी है, और नीतीश कुमार पिछले 10 साल में कभी एनडीए के साथ और कभी आरजेडी के साथ रहे हैं। इन दोनों साइड के जो कोर वोटर हैं, आप देखेंगे कि वो कोर वोटर वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन से के बजाय उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हैं, इसलिए उनको वोट करते हैं। समाज का एक वर्ग है जो किसी भी तरीके से ये सोचता है कि भाजपा को नहीं जीतना चाहिए या वो भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं, तो वो मजबूरी में आरजेडी या आरजेडी के अलायंस को वोट करते हैं। तो एक तरह से मैं उसको कहता हूँ वो फ्री का वोट है आरजेडी को। आरजेडी को उस वोट को लेने के लिए, उन लोगों का समर्थन लेने के लिए कोई सार्थक सकारात्मक प्रयास नहीं करना पड़ता है। यही हाल भाजपा वाले गठबंधन का है। एक समाज का बड़ा वर्ग सिर्फ उनको इसलिए वोट करता है क्योंकि वो आरजेडी को वोट नहीं कर सकता है। तो ये जो परिपाटी बिहार में, और ये बहुत बड़ी संख्या है बिहार में, करीब 50% से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो नेगेटिव वोटिंग करते हैं, जो किसी के दल के समर्थन के बजाय किसी दूसरे दल के विरोध में वोट कर रहे हैं। तो जिस दल को ये वोट मिलता है वो उसके लिए फ्री वोट है, उसके लिए वो ना कोई प्रयास करता है, ना उसके लिए उन्होंने अपनी कोई योग्यता विश्वसनीयता उनको प्रमाणित करनी है। उनको वो वोट सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वोटर सामने वाले को या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको वोट नहीं करना चाहता या उनको हराना चाहता है। तो इन लोगों में ये डर रहता है, या हो सकता है कि अगर कोई बेहतर विकल्प बन जाए तो ये जो फ्री का वोट है वो मिलना बंद हो सकता है। इसलिए शायद शुरुआती हलचल या थोड़ी बहुत एंग्जाइटी कह लीजिए, घबराहट कह लीजिए, और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। प्रोमिला प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई है इस चंपारण से। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्रोमिला जी। मेरा नाम प्रोमिला प्रकाश है, मैं इस चंपारण हर्षकी ब्लॉक से हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि महिलाओं के विकास में इस पद यात्रा से क्या योगदान होगा? देखिए, इस पूरे पदयात्रा में सबसे बड़ी संख्या में जो लोग इस पदयात्रा से जुड़ रहे हैं या पदयात्रा में आते हैं, सुनते हैं या जिनसे हम लोग मिल पाते हैं, वो संख्या महिलाओं की है। उसकी एक वजह तो ये है कि गाँवों में काम करने वाले एज ग्रुप में जो पुरुष वर्ग हैं वो गाँव में हैं ही नहीं। पलायन की समस्या इतनी बड़ी है इस राज्य में, खासकर जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ अभी, पूरे के पूरे गांव अगर आप घूमेंगे, 40 साल वर्ग उम्र के जो लोग हैं, 18 से 40 के बीच वाले उम्र के लोग जो हैं, वो रोजगार की तलाश में या अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं मजदूरी करने राज्य से बाहर चले गए हैं। तो जो बात, जो वार्तालाप, जो संवाद, जो अनुभव, जो परिस्थितियों की जानकारी है, वो तो महिलाएं ही दे रही हैं, क्योंकि गांव में महिलाएं ही हैं। तो महिलाओं की उस नजरिए से बड़ी भागीदारी है। अगर आपका प्रश्न राजनीतिक भागीदारी को लेकर है, तो जिलों में जो संगठन इस सोच से जुड़े हुए लोगों को एक संगठनात्मक स्वरूप में लाने का जो प्रयास है, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दूसरे किसी अन्य दल के मुकाबले जरूर ज्यादा संख्या में महिलाएं हम लोग से जुड़ रही हैं। उसकी एक वजह इस पूरे अभियान की पृष्ठभूमि है, इस अभियान से जुड़े हुए लोगों की पृष्ठभूमि है। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं विशेषकर उनको वो राजनीतिक दलों के को लेकर जो उनके मन में चिंताएं होती हैं, राजनीतिक दलों का जो सिस्टम है, जिस तरह के लोग इन दलों को, इन व्यवस्थाओं को चला रहे होते हैं, उसके मुकाबले जनसुराज में जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं, उनके साथ उन बैठने बात करने में शायद वो अपने आप को ज्यादा सहज सुरक्षित पाती हैं, इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा जल्दी होगा कह पाना कि महिलाओं की एग्जैक्ट राजनीतिक भूमिका कितनी बड़ी होगी, ये कह पाना थोड़ा जल्दी होगा। प्रयास जरूर है कि
जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जा सके दल के संगठन के नजरिए से। जहां तक समाज में भागीदारी का सवाल है, वो तो मैंने आपको बताया, उनकी भागीदारी आज के तारीख में कम से कम पिछले 20-22 दिनों के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। बहुत धन्यवाद प्रमोला जी आपका। प्रशांत जी आपका भी। अगले जो साथी हमारे साथ वो आरिफ राशिद हैं, भागलपुर से जुड़े हुए हैं। आरिफ जी आप अपना सवाल पूछें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपके साथ मुझे कुछ प्रश्न पूछने का मौका मिला है। मैं आपका सर बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। सर मेरा ये प्रश्न है कि जो माइग्रेशन की समस्या है हमारे बिहार में, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ पे जो रोजगार का मुहैया है या फिर नौकरी है, जो युवाओं में जो काम करने का जो जज्बा है वो है, लेकिन स्किल भी है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है जिसके वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसे, उसमें से ऐसे कई युवा हैं जो कि समाज में जुड़ करके राजनीति से जुड़ना चाहते हैं और हकीकत में वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर ऐसे लोग मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन है कि सर क्या ऐसे लोग कैसे क्या करें सर, जो इसके लिए सर कुछ आप। देखिए, पलायन की समस्या है बिहार से, ये हम सबों को, जो भी हम लोग बिहार को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, जानते हैं, सरोकार रखते हैं बिहार से, हमें पता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर काम करने जाते हैं। लेकिन जब मैं अभी पदयात्रा कर रहा हूं तो इस समस्या के बहुत डिफरेंट आयाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। कैसे परिवार एक तरह से बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कि जब आप की शादी हुई, आप रोजगार की तलाश में घर से चले गए, तो आप अपने परिवार के साथ साल में 20 दिन या 1 महीने रह पाते हैं। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, पूरे जिंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आप बाहर काम कर रहे होते हैं, रोजगार की तलाश में बाहर रहते हैं, तब आपको अपने परिवार के साथ रहना संभव नहीं आपके लिए। आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते हैं, लोगों के माँ बाप बूढ़े हैं, उनका देखभाल नहीं कर सकते हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। तो इसकी जो और ये आयरनी है, जैसे लोग कि मैं हर जगह ये पूछता हूँ कि देखिए, दूसरे राज्य के लोग, गुजरात के, पंजाब के, तमिलनाडु के, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लोग तो बिहार में आकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। वो क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं है कि उन राज्यों में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है, उन राज्यों में भी यही संविधान है, यही व्यवस्था लागू है। तो भारतवर्ष की शासकीय व्यवस्था में कई तरह की जो कमियां हैं वो उन राज्यों में भी हैं कुछ हद तक, लेकिन उन राज्यों में सरकारों ने कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर कर दी है कि 10-15 हजार रुपए की रोजगार के लिए लोगों को अपना घर परिवार गांव छोड़कर किसी दूसरे राज्य में न जाना पड़े। मेरा कहना यह है कि अगर ये बिहार में, अगर दूसरे राज्यों में ये संभव है तो बिल्कुल ये बिहार में भी संभव है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। देखिए, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था है, उसमें मिनिमम मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी जो है वो करीब 250 रुपए से थोड़ी ज्यादा है। बिहार के ज्यादातर गाँव में जो महिला मजदूर हैं वो 100 से 125 रुपए उनको मजदूरी मिल रही है। जो पुरुष भी मजदूरी कर रहे हैं उनको 200 रुपए की मजदूरी मिल रही है। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको 300 से 400 रुपए की मजदूरी पर वो लोग बाहर जाते हैं, 12,000 से 15,000 रुपए उनको मिलता है। अगर सिर्फ मनरेगा को बिहार में ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए तो लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है, वो अपने गांव में ही वो काम करके रह सकते हैं। मनरेगा में बिहार का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में देश में सबसे निचले स्तर पे है। जो आंकड़े अभी आए हैं, 4-5 दिन पहले ही मनरेगा के आंकड़े आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि 100 दिन का जो रोजगार जिसके लिए पैसा भारत सरकार ने मुहैया कराया है या करा सकती है, उसके बदले में सिर्फ 4 दिन का रोजगार बिहार में लिया गया है। मतलब एक तो हम लोग की गरीबी है, उद्योग नहीं है, कृषि नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी, वो जो है वो तो समस्या है, लेकिन जो सुविधा है, जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसा उपलब्ध है, जिसके जरिए लोगों को 100 दिन की रोजगारी दी जा सकती है, उस पैसे का भी यूटिलाइजेशन एग्जैक्टली जो आंकड़े आए हैं 39% है, मतलब 10 में 4।
तो आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में सिर्फ अगर आप मनरेगा को ठीक तरीके से बिहार में लागू कर दें तो कितने लाख लोगों को 15,000 12-15,000 का रोजगार उनके गांव, उनके शहर, उनके पंचायत में मिल सकता है। दूसरी जो बात है कि यहाँ जो कृषि आधारित जो व्यवस्था है, करीब करीब 70% से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि की हालत इतनी खराब है, जो किसान हैं उनकी हालत इतनी खराब है यहाँ कि देश में औसतन जो किसान कमाता है उससे 1/3 आमदनी है बिहार के किसानों की। मतलब देश में जो अच्छे राज्य हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अच्छे राज्य जो पंजाब हैं या हरियाणा है, तमिलनाडु का किसान, केरल का किसान जो कमाता है उससे तो हम लोग की तुलना ही नहीं है। लेकिन जो औसत किसान की आमदनी इस देश में है उसके मुकाबले बिहार में किसान की औसत आमदनी 1/3 है। अब उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनपुट जो लागत है वो इतनी ज्यादा है। यूरिया आपका 277 रुपए का 3 गुना ज्यादा दाम पे 750, 800, 900 रुपए में मिल रहा है। 500 रुपए का डीएपी 1600 रुपए में मिल रहा है। और जो फसल किसान उगाते हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो कैश क्रॉप है वो तो है ही नहीं। गन्ना है, सब्जियां हैं, फल हैं, उसके खरीद की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। धान और गेहूं जो स्टेपल फूड है यहाँ पर, जो सबसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसको अगर किसान अपनी मेहनत से पैदा कर भी ले तो उसको उसकी कीमत ही नहीं मिलती है। जैसे अभी धान के कटाई का समय है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी समर्थन मूल्य है 1930 रुपए के आसपास और ज्यादातर इलाके में, आप अपने इलाके में भी पता कर लीजिए, धान किसान बेच रहा है 1300 रुपए के आसपास। तो जब आपकी लागत 3 गुना ज्यादा होगी और जो आप पैदा कर रहे हैं उसको आप 30-40% कम दाम पर बेचेंगे तो किसान की हालत तो खराब होगी, उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा बिगड़ी रहेगी। पंजाब में अगर मंडियों में धान और गेहूं न खरीदा जाए तो इसी नाम पर आपकी सरकार जा सकती है। अगर एक दिन मंडी में धान खरीद में देरी हो जाए तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। बिहार में मंडी व्यवस्था है ही नहीं, पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होती है और आप ज्यादातर एरिया में भी देख लीजिए, जो पैक्स है वो धान खरीद ही नहीं रहे हैं। किसान अपना धान बेच देता है बनियों को, व्यापारियों को, बिचौलियों को। उसके बाद 4-5 महीने के बाद छोटे मोटे स्तर पर पैक्स खरीदारी करेगा जो सरकारी मूल्य पर होगा। तो अगर आप किसान हैं तो आपने अपना धान बेच दिया 1300 रुपए में, उसको किसी बिचौलिए ने खरीद लिया और 3 महीने 4 महीने के बाद पैक्स को वो बिचौलिया बेचेगा 1900 रुपए में। तो किसान की हालत तो खराब होगी ही होगी, उसकी हालत हमेशा बिगड़ी रहेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको मनरेगा या मनरेगा जैसी सुविधाओं के अभाव में रोजगार नहीं है। दूसरा जो कृषि है, वो कृषि की हालत ऐसी है कि जो लोग खेती कर रहे हैं उनको मालूम है कि जब तक बाहर जाकर मजदूरी कोई रोजगार न करे तो सिर्फ कृषि पर आधारित होकर वो परिवार नहीं चला सकते हैं। और तीसरी जो समस्या है कि बिहार के किसी भी जिले, किसी भी प्रखंड में कोई भी फंक्शनल उद्योग है ही नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। हम कुछ लोग कुछ भी नहीं बना रहे हैं बिहार में। हम लोग सीमेंट स्टील नहीं बना रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल कार नहीं बना रहे हैं, टीवी फ्रिज नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में मोटरसाइकिल बिक नहीं रही है, गांव गांव में मोटरसाइकिल बिक रही है, गांव गांव में गाड़ियां बिक रही हैं, गांव गांव में लोग टीवी फ्रिज खरीद रहे हैं। लेकिन सीमेंट और स्टील का कंजम्पशन बिहार में है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज बिहार में बनता नहीं है, सब चीज बाहर से बन कर आता है। तो स्वाभाविक तौर पे सारे जो कल कारखाने हैं, सारे जो फैक्ट्रियां हैं वो बाहर है, तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये बहुत भयावह स्थिति है। आपने कहा कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, आपके प्रश्न का जो अंतिम हिस्सा था, राजनीति में आना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो पूरा जन स्वराज अभियान है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो राजनीति से जुड़कर कुछ प्रयास करना चाहते हैं। अगर आप में क्षमता है, आप में इच्छा है, जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं तो बेझिझक आप आकर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको अपनी क्षमता के मुताबिक, आपको अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ ना कुछ भूमिका इसमें मिल सकती है। ये पूरा जो नया विकल्प बनाने का प्रयास है वो इसीलिए है कि किसी एक व्यक्ति या समाज या किसी एक परिवार का दल अगर रहेगा तो उसमें समाज के ज्यादातर लोग जुड़कर अपने लिए राजनीतिक भूमिका नहीं पा सकते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो बिहार के लोगों का दल हो, बिहार के लोगों का प्लेटफॉर्म हो, जिससे वो सारे लोग, जो युवा या बुजुर्ग, महिला या पुरुष,
अगड़ा या पिछड़ा, हिंदू या मुसलमान, जो भी ये चाहता है कि नहीं बिहार के विकास में, बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में के दिशा में वो अपना एक सार्थक योगदान देना चाहता है या दे सकता है, वो इस व्यवस्था से, इस सोच से जुड़कर अपने लिए एक भूमिका तय कर सकता है। सत्यम चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त खगड़िया से, सवाल पूछना चाहते हैं। सत्यम जी, अपना सवाल। जी प्रणाम। हम खगड़िया से सत्यम। हम ये पूछना मतलब जानना चाहते हैं कि गांव में बहुत कुछ वैसा आदमी को लगता है कि मतलब राजनीति में आने के लिए ही जन सुराज अभियान शुरू हुआ है। और सत्यम जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। जी बोलिए। जी, बिहार का मतलब बहुत कुछ वैसा गांव का आदमी जिसको लगता है कि मतलब ये पार्टी जन सुराज अभियान जो है आज के लिए है, मतलब कोई नेता या कोई पार्टी में गठबंधन या करके बीच से ये अभियान फिर वही हो जाएगा। उनको मतलब लगता है कि कोई नेता के दबाव में, कोई पार्टी के साथ जाके ये अभियान को आधा में ही रह जाएगा। तो उसको कुछ लोग को कैसे इस चीज का समझाया जाए, भरोसा दिया जाए कि ये अभियान हमेशा रहेगा। देखिए, जो लोग शक के नजरिए से देखते हैं, तो 5 मई को जब मैं आया, मैंने ये घोषणा करी कि बिहार में एक नए अभियान की शुरुआत करेंगे, 2 अक्टूबर से उसके तहत एक पदयात्रा करेंगे। तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि अरे अभी तो कह रहे हैं, आएंगे तब न, करेंगे तब न। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं उनकी गलती नहीं है, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, वो इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन उन सब लोगों को हम लोग यही कहते हैं कि भाई अभी को तो कोई चुनाव है नहीं, आप इस बात को देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। अगर हम लोग आपके आशा अपेक्षा पर खरे उतरेंगे तब आप सोचिएगा जुड़ने का। जब तक अगर आपको विश्वास नहीं आपका बनता है तो आप बाहर रह के इसको देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे कथनी पर नहीं, मेरे करनी पर जाइए। मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए, देखिए, जांचिए, परखिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसको देखकर ही अपना निर्णय लीजिए। मैं अगर पदयात्रा कर रहा हूं और हर दिन कहीं ना कहीं बिहार के ही किसी एक गांव में हूँ, कहीं यहीं पे चल रहा हूँ, 75 साल में किसी ने इतना बड़ा प्रयास बिहार में नहीं किया है। अगर वैसा प्रयास हम लोग मिलकर कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आज नहीं तो कल वो लोग जो ऐसा समझते हैं कि ये आधे में रुक जाएगा, शुरुआत में रुक जाएगा, कहाँ तक पहुंच पाएगा, उन लोगों के को अपने आप ये बात समझ में आएगी। जब हम लोग ईमानदार प्रयास एक करेंगे तो सच्चाई की एक अपनी ताकत है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास सिर्फ इतना करना है कि ईमानदारी से जो रास्ता हम लोगों ने अपने लिए चुना है इस पर हम बने रहें और इसको पूरी शुद्धता से करें। अगर इसको ईमानदारी और शुद्धता से किया जाएगा तो जनता बेवकूफ नहीं है, उनको बात समझ में आएगी, और उनको बात समझ में आएगी तो साथ में जुड़ेंगे। बाकी जिनको शिकायत है, शिकवे हैं, डाउट्स हैं, कुछ मन में उनकी आशंकाएं हैं, तो वो स्वतंत्र हैं, वो अपने आशंकाओं के लिए, अपने डाउट्स के लिए उनको आप बताइए कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, आप 6 महीना और देखिए, 1 साल और देखिए, 2 साल और देखिए। जब आपका मन बनेगा तब आप आइएगा, नहीं मन बनता है तो जिनके साथ हैं उनके साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। अब साथी हमारे साथ है संतोष कुमार वैशाली से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। संतोष जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। संतोष जी, आपकी नमस्कार आवाज सर। साफ नहीं आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर, बोलिए। हम आपके प्रेरणा स्रोत हैं सर, और हम जन सुराज से काफी प्रभावित भी हुए हैं। बट मेरा सर क्वेश्चन है कि एक छात्र होने के नाते हम जन सुराज से किस तरह से योगदान दे सकते हैं। आप छात्र हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं, घर में बैठ के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं,
हर वो व्यक्ति जो बिहार का आदमी है, जो बिहार का लड़का है, बिहार की बेटी है, बिहार में रहता है, बिहार के विकास से, बिहार की स्थिति से सरोकार रखता है, बिहार की बेहतरी चाहता है, वो इस पूरे अभियान में योगदान कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको अपना व्यवसाय नहीं छोड़ना है, आपको अपना परिवार नहीं छोड़ना है। आप जहां पर भी हैं वहीं से इस बात को अपने दोस्तों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में बताइए। लोगों को बताइए कि बिहार की जो आज स्थिति है वो सबके प्रयासों और सबके दावों के बावजूद है। अगर ये मान लिया जाए कि जो नेता, जो दल पिछले 25, 30, 40 साल से बिहार को चला रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया या करने का दावा करते हैं, उन सबको सच्चाई मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, तो भी आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अगर ये स्थिति बदलनी है तो कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको बदल नहीं सकता है। बदलने के लिए समाज को एक साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम समाज में जो जागरूक लोग हैं, सही लोग हैं, उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने में, ऐसे लोगों को बताने तक ये बात पहुंचाने में, ऐसे लोगों को समझाकर एक साथ इस सोच से जोड़ने में हर व्यक्ति अपनी भूमिका कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसके लिए आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। आप जहाँ रहते हैं वहीं रहें, कोई चंदा नहीं देना है, कोई झंडा लेकर नहीं घूमना है। दूसरा, चाहे आप काम कुछ भी करते हो, हर आदमी के जीवन में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो आपके पास होता ही है। जब आप छुट्टियां मनाने जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, घर पे आराम करते हैं, परिवार से मिलते हैं या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, उस समय को आप उपयोग में ला सकते हैं, जनसुराज से जुड़ सकते हैं। सबसे बेहतर जो तरीका मैं हम लोग सबको बताते हैं कि डिजिटली जो आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, उस माध्यम से लोगों को बताना एक बात है। दूसरा, लोगों को जो आपके साथ संपर्क में है, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उनको आप बता सकते हैं। लेकिन इन सब प्रयासों में ज़्यादा गंभीरता हो, समझ हो, उसके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी ना भी हो तो ये रिकमेंडेड है कि आप 1-2 दिन पदयात्रा में साथ में चलिए। और आप वो अपने, जब मैं अगले 1 डेढ़ साल तक जब रोड पे ही हूँ, रोज चल रहा हूँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन निकाल कर आकर साथ में चलिए। यहाँ चलिए या जब मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा वहाँ पर चलिएगा। जब आप चलेंगे पदयात्रा में तो आपको समझ में आएगी कि जनसुराज क्या है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप उसका अनुभव कर पाएंगे कि ये क्या सोच है, इसको किस तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है, लोग इसके प्रति लेकर कितने सजग या नाराज हैं, लोग इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं। इन सब का एक ही उपाय, एक सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप पदयात्रा के दौरान अगले 1 डेढ़ साल में जो दिन भी 2-4 दिन आपके पास समय हो, समय निकालिए और पदयात्रा में साथ में चलिए, खुद ही अनुभव कीजिए। हम और मेरे साथ जो लोग सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे उनके अनुभव से सीखिए, अपने अनुभव, अपने सुझाव साझा कीजिए। अगले साथी पूर्णिया से सानिया शुक्ता जी है। सानिया शुक्ता जी, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। बिहार शुरू से ही समृद्ध रहा है सर, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए। शिल्प कला हो, लेकिन इसका मार्केट पूरे बिहार में नहीं बन पाया और ना ही पूरे भारत में इनका कोई पहचान बन पाया है सर। इस दिशा में कोई योजना बना है सर जनसुराज के माध्यम से? देखिए, बिहार में जो संभावनाएं हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बिहार के लोगों में, उनके टैलेंट में, उनके काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। यही वो लोग हैं जो बिहार के बाहर जाकर सबसे कठिन काम जो देश में कोई नहीं कर रहा है वो बिहार के लड़के कर रहे हैं। बिहार में उनको वो करने का अवसर नहीं है। आपने एक मधुबनी पेंटिंग की बात की। मैं जब रोड पे घूम रहा हूँ तो शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक है, शायद ही कोई ऐसा पंचायत है जिसमें कुछ ना कुछ करने के लिए ना हो। तो जनसुराज अभियान के तहत एक जो उद्देश्य है, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, जनसुराज अभियान, इस पूरे पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि सभी पंचायतों और नगरों की समस्याओं को संकलित किया जाए, ये एक जगह इकट्ठा किया जाए कि हर पंचायत की अपनी क्या समस्या है,
किसी पंचायत में जल जमाव की समस्या है, किसी पंचायत में कटाव की समस्या है, किसी पंचायत में स्कूल है, टीचर नहीं है, किसी पंचायत में नहर है, पानी नहीं है। इस तरह की सारी समस्याओं को पंचायत वाइज संकलित किया जाए। इसके साथ साथ वहां पर उस हर एक पंचायत में क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या करने से वहां रोजगार आ सकता है, क्या करने से उस पंचायत में लोगों की स्थिति बेहतर हो सकती है आर्थिक सामाजिक तौर पे, इस चीज को संकलित किया जा रहा है। पदयात्रा के अंत में बिहार के सारे पंचायतों और शहरों के लिए वहां की समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर एक मैनिफेस्टो बनाकर जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को ये पता हो कि जन सुराज के अभियान के तहत अगर कल मौका है तो ये हर व्यक्ति को पता होगा कि किस पंचायत की किस समस्या का प्राथमिकता पर निराकरण करना है और किन अपॉर्चुनिटीज को, किन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे अगर कहीं हल्दी की खेती होती है जिस पंचायत में, वहां हल्दी, एक तो ये बात है कि लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग लगाना, वो एक जनरल बात हो गई, लेकिन जनसुराज में हम लोग उसके नीचे उतरकर ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हल्दी की खेती होती है तो हल्दी के प्रोसेसिंग का प्लांट इस पंचायत में लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर गन्ना होता है तो यहाँ चीनी मिल होना चाहिए, यहाँ पर धान होता है तो यहाँ पे राइस मिल होना चाहिए, यहाँ पर सब्जियां होती हैं तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। इस तरह की जो संभावनाएं हैं, ये सिर्फ कृषि आधारित उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हर तरह की संभावना जहाँ पर कल मैं किसी एक प्रखंड के लोगों के साथ मिल रहा था जो बिहार के सबसे पिछड़े पंचायत प्रखंडों में शामिल है, ठकराहा, जो पूरी तरह से बिहार से कटा हुआ है, यूपी बॉर्डर पे है। वहां जाने में आपको करीब वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने में लोगों को 3-4 घंटे लग जाते हैं। वहां लोग बता रहे हैं कि वहां शिक्षा की व्यवस्था, चूंकि लोग यूपी में जाकर पढ़ाई करते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां लोग पढ़कर जॉब में हैं। तो मतलब हर पंचायत की एक अपनी संभावना है। वहां पर कहीं मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, कहीं नर्सिंग कॉलेज खुल सकता है, कहीं कृषि आधारित उद्योग खुल सकता है, कहीं कलाकृति वाले चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहीं ऐतिहासिक धरोहर हैं जहां पर पर्यटन की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी चीजें जनसुराज में हम लोग कर रहे हैं, अभी उसका संकलन कर रहे हैं, उसका ग्राउंड पर जाकर उसको समझ रहे हैं और समझकर उसका संकलन कर रहे हैं, ताकि हर पंचायत के विकास के लिए एक यूनिक मैनिफेस्टो, एक यूनिक प्लान हम लोग के पास हो। एक सवाल प्रशांत किशोर जी से पूछा गया है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगी। बिहार से बाहर के राज्य से भी लोग अब जुड़ना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं जनसुराज से जुड़ने के लिए? ये सवाल महाराष्ट्र से पूछा गया है। बिहार के बाहर से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आज के संदर्भ में वही बात कहूंगा जो मैंने पीछे एक प्रश्न में किसी एक स्टूडेंट के प्रश्न के जवाब में बताया। आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनसुराज की सोच, इस अभियान से जुड़ सकते हैं। इस बात को आगे अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने साथीगण, अपने कॉलीग्स के बीच में बता सकते हैं, उनको ये समझा सकते हैं कि इस पूरे अभियान की यूनिकनेस क्या है, इसका यूएसपी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों ये दूसरे किसी अभियान, इस तरह के अभियान से अलग है, क्यों ये बिहार के लिए जरूरी है और क्यों इस अभियान के जरिए हम लोग बिहार में एक बेहतर व्यवस्था कायम करने की दिशा में सकारात्मक और सार्थक प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो उनके लिए भी ये बात लागू होती है। आप चाहे बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं, कई लोग भारत के दूसरे राज्यों से आकर पदयात्रा में साथ में चल रहे हैं, जो कैंप में रहते हैं और मेरे साथ चलते हैं। आज जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो भी हम लोग के पास उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, हम लोग के पास राजस्थान से लोग आए हुए हैं, हम लोग के पास आंध्र प्रदेश से लोग आए हुए हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं। तो अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन बिहार से आपका सरोकार है, बिहार के विकास, बिहार की व्यवस्था से आपका सरोकार है, तो आपके पास जब छुट्टियां हो, जब आपके पास वो अवसर हो, तो अपने जीवन से 2, 3, 4, 5 दिन निकालिए,
आइए और इस पदयात्रा में शामिल होइए, कैंप में रहिए, साथ में चलिए, तो आपको जनसुराज के विषय में, इस सोच के विषय में, समाज के प्रति जो इस सोच का नजरिया है, समाज के लोग जो इस सोच के बारे में समझते हैं, इन सारे चीजों का आप बेहतर अनुभव कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी साथियों के साथ अपनी बातें रखने के लिए। आप कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट, कुछ रिमार्क्स देना चाहे तो कहें। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा छोटा रहा है क्योंकि 10:30 से इस कार्यक्रम को शुरू होना था। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग 10:50 से शुरू कर पाए। 11:30 से मुझे अभी पदयात्रा पर निकलना है, तो इसलिए हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में फिर से हम लोग हर दूसरे या तीसरे दिन पीके कनेक्ट के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं। आपसे मैं फिर तुरंत जुड़ूंगा 2-3 दिनों में, और इस यात्रा के अपने अनुभवों को, इस यात्रा में जो हम लोग देख रहे हैं, जो जनता हमें बता रही है, जो हम लोग को सीखने का अवसर मिल रहा है, उन बातों को, उन अनुभवों को आपसे साझा करेंगे। आपने जो सुझाव दिए हैं, आपने जो प्रश्न दिए हैं, उसका हमेशा स्वागत है। आप अपने क्षेत्र में जो कुछ भी जनसुराज की बात को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो आप करें। इस अभियान से जुड़ें। बिहार की व्यवस्था, बिहार के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो ईमानदार प्रयास के इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर बिहार और बिहार के लोगों के लिए, अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ सार्थक करना चाहते हैं। आप इस पूरी वार्ता, इस संवाद से जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार दिवाली की शुभकामना, और छठ का पर्व, महापर्व जो अभी से 2 दिन में शुरू हो रहा है, उसके लिए आपके और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी साथियों का भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई हो और आने वाले इस महापर्व छठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगली बार एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।